नमस्कार, हमारे इस प्रोग्राम में आपका स्वागत है। ऑस्कर वाइल्ड ने एक बार कहा है कि सभी आर्ट्स में से सबसे ग्रेटेस्ट थिएटर है, क्योंकि वो उस एक लम्हे में, एक क्षण में एक इंसान दूसरे इंसान से इंसानियत साझा करता है, उसे समझाता है कि टू बी अ ह्यूमन बीइंग क्या होता है। और यही खासियत है हमारे आज के मेहमान की, जिन्होंने हमेशा थिएटर के ज़रिए ह्यूमन इमोशंस को समझने की कोशिश की है और अपनी ऑडियंसेस के साथ शेयर की हैं। वी आर डिलाइटेड टू हैव ऑन आवर प्रोग्राम टुडे द रिनाउंड थिएटर पर्सनैलिटी मिस्टर रंजीत कपूर। नमस्कार जी, हमारे प्रोग्राम में आपका स्वागत है। नमस्कार, धन्यवाद। इमोशंस आपके लिए हमेशा बहुत मायने रखती रही हैं। शायद कहीं जो भी आपने कभी सिलेक्शन की है प्लेस की अपने डायरेक्शन के लिए, तो उसका जो इमोशनल कोशेंट है, उसका जो कंटेंट है, उस पर ज़्यादा ध्यान दिया है। बिल्कुल, हमेशा मैंने इस तरह की रचनाएं जो हैं मैंने करी हैं जो मुझे अंदर से मुझको कहीं उन्होंने छुआ, और तब मुझे ऐसा लगता है कि शायद ऑडियंस को भी ये छुएंगी। और मेरा ये जब भी मैंने ये प्रयोग किया तो मैं सही साबित हुआ, क्योंकि अगर आपके इमोशंस प्योर हैं, आपके इमोशंस अगर सच्चे हैं, तो कहीं ना कहीं दूसरों को भी छुएंगे। आपने अपने आप को किसी भी जॉनर में बंधने नहीं दिया, हमेशा कुछ ना कुछ एक्सपेरिमेंट हमेशा किया आपने। ये मेरा एक कॉन्शियस एफर्ट था। और जैसे कई बार ऐसा भी हुआ, मुख्यमंत्री के बाद मुझको कहा गया, एक अनबन्नू जी ने कहा मुझको कि महाभोज करने के लिए कहा था। महाभोज बहुत अच्छा उपन्यास था उनका, लेकिन मैं सिर्फ इसलिए मैंने नहीं किया कि मैंने कहा इस विषय पर मैं अभी मुख्यमंत्री कर चुका हूँ। बिल्कुल। तो मैं अपने आप को एक्सप्लोर करना चाहता था। तो मैं सोचता था कि हमेशा मैं नया किस्म का काम करूं, अपने आप को रिपीट ना करूं। Is this a part of your temperament to always? हो गया धीरे धीरे। पहले बहुत ज़्यादा कैलकुलेटिव था, बहुत ज़्यादा दिमाग से ज़्यादा सोचता था। ये करूं कि ना करूं, इसका क्या प्रोज एंड कॉन्स देखता था सब कुछ। लेकिन नहीं, कई ऐसे प्लेज हैं, मैं उनका पर्टिकुलर नाम भी बता सकता हूँ आपको, कि मैंने उठा तो लिया। मिसाल के तौर पर कुरु स्वाहा उपन्यास था मनोज श्याम जोशी जी का, और मुझे बहुत पसंद था। तो मैंने अनाउंस कर दिया कि मैं ये कर रहा हूँ, और एनएसडी के स्टूडेंट्स के साथ। जब मैं लिखने के लिए बैठा, एक तो बहुत ही बड़ा उपन्यास है, और उसको कहाँ से समेटूं, कहाँ मेरा फोकस होगा। तो 10-12 दिन तक मैं कागज़ लेके बैठा रहता था, पेन लेके बैठा रहता था, और मुझे कुछ नहीं सूझता था। तो फिर ये तय किया कि मैं नहीं करूँगा इसको, और मैं जाके दूसरे दिन कह दूँगा अपने डायरेक्टर को, नेशनल ड्रामा के डायरेक्टर को, कि सॉरी मैं ये नहीं कर रहा हूँ। और अगर मुझे पूछेंगे क्यों नहीं कर रहे हो स्टूडेंट का, तो मुझे कहना पड़ेगा कि मैं नहीं कर पा रहा हूँ। तो इस मतलब झूठ में नहीं बोल सकता, कि सच बोलना पड़ेगा। तो सच बोलना है तो ठीक है, देखते हैं। और फिर एक आया विचार कि कोशिश तो करो, कामयाब नहीं भी हुआ, फ्लॉप हो जाओगे तो भी क्या है, कि फ्लॉप होने से डरना नहीं चाहिए। मेरे अपने जो सीनियर रहे हैं, उन्होंने वो एक अपनी जिस जॉनर में काम करते थे, जिस स्टाइल में काम करते थे, उन्होंने ऐसा पकड़ लिया उसको कि उसको छोड़ नहीं पाए। चाहे वो मिस्टर अलकाजी हों, मेरे गुरु, चाहे मिस्टर हबीब तनवीर हों, वो भी मेरे गुरु, चाहे कारन जी हों, इन्होंने एक चीज़ को पकड़ लिया, और चूंकि उसी से उनको मान्यता मिली थी, तो उससे अलग होते उनको डर लगता है। अमिताभ बच्चन एक बहुत बड़ी मिसाल है जी, बिल्कुल। कि वो अपनी जिस तरह की फिल्मों में सक्सेसफुल हुए थे, फिर उसको उसी इमेज को वो कैरी ऑन करते रहे, जो उनके लिए एक तरह से फिर अब तो खैर वो इतने निचुड़ चुके हैं। मेरा प्ले मैंने किया था एनएसडी के स्टूडेंट्स के साथ, उसका नाम है रॉन्ग टर्न, और अभी फिल्म का नाम उन्होंने फिर चेंज कर दिया, तो वो है चेहरे। जो मेरा मेन कैरेक्टर उसमें लतीफ़ ज़ैदी रिटायर्ड प्रोसिक्यूटर है। तो मुझे लगता है कि उसमें वो डिफरेंट नजर आएंगे। उनका परफॉर्मेंस डिफरेंट, क्योंकि वो कैरेक्टर डिफरेंट। आप थिएटर से जुड़ना नहीं चाहते थे, ऑल्दो यू कम फ्रॉम अ फैमिली ऑफ थिएटर। बिल्कुल बिल्कुल। आपको मैं हैरत की बात बताऊं कि लिखने का मुझे शौक था, और 69 में मेरी पहली कहानी छपी थी सारिका जैसी मैगजीन में। जब उस वक्त मैं हायर सेकेंडरी पास कर फर्स्ट ईयर में था, तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। और एक बहुत सुखद संयोग ये था कि उस डॉक्टर धनंजय वर्मा होते थे बड़े, वो कौन सी थी? नींद। हाँ। तो वो कहानी उस दशक की जो प्रमुख कहानियां हैं विशेष, उनमें उसका शुमार हुआ। तो मेरे लिए जैसे मेरे एक जिसे कहना चाहिए कि नॉविस के लिए एक बहुत बड़ी बात थी। उसके अगले साल मेरे पास कमलेश्वर जी का पत्र एक आया, और कमलेश्वर जी
संपादक थे सारिका के। तो उनका आया कि भाई रंजीत, तुम्हारी थिएटर की इतनी अच्छी बैकग्राउंड है, तुम नेशनल स्कूल ड्रामा क्यों नहीं ज्वाइन कर लेते? तो मैंने उनको चिट्ठी में लिखा था कि भाई साहब, मैं छोले भटूरे की दुकान कर लूँगा लेकिन थिएटर नहीं करूँगा। क्या होती है कि आपकी जो डेस्टिनी होती है, आप चाहते हैं इधर जाना, लेकिन आपकी डेस्टिनी आपकी कान पकड़ के आपको उस तरफ ले जाती है। तो मेरा इसी में है। अब तो इसके अलावा और कुछ कर ही नहीं सकता। इससे एक मुझे प्ले का एक छोटा सा सीन याद आ गया। टॉमस स्टॉपर्ट बहुत ग्रेट प्ले राइट है, ब्रिटिश। तो उनका एक प्ले था एंटर ए फ्री मैन, तो मैंने किया था 83-84 में। तो उसमें एक छोटी सी फैमिली है, हस्बैंड है, वाइफ है, बेटी है। हस्बैंड जो है वो अपने आप को इन्वेंटर समझते हैं। अच्छा। सुबह से शाम पता नहीं क्या क्या इन्वेंट करते रहते हैं। देखिए उनके इन्वेंशन जो हैं वो इतने इम्प्रैक्टिकल हैं कि मिसाल के तौर पे उन्होंने एपरेटस बनाया है कि अगर मशीन गन में फिट कर दें तो जो गोलियां चल रही होंगी तो उन्हीं गोलियों की गर्मी से उसमें चाय बन सकती है। अच्छा, फिर ऐसे बॉटल ओपनर बनाए हैं जिसका बॉटल टॉप ही अभी तक नहीं बना है दुनिया में। तो ही इज ए क्रेजी फेलो। तो बेटी बोलती है वहाँ से कि अच्छे खासी नौकरी करते थे, इनको नौकरी छोड़ना नहीं चाहिए थी। तो माँ कहती है मैंने कहा था। तो बेटी शॉक्ड हो जाती है, आपने कहा था आपको छोड़ने के लिए? कि हाँ। तो आपको इनके इन्वेंशन पर विश्वास था? कहती नहीं। फिर कहती है अगर किसी को हर हाल में नाकाम ही होना है तो ऐसे काम में हो जो उसे पसंद है। वाह, बहुत सुंदर बात है ये तो। वो मेरी वाइफ का भी ये सूत्र है। हम कुछ करना चाहते हैं और उसमें इतनी दिक्कतें आती हैं, कुछ भी आता है तो आप उसको या तो ओढ़ के बैठ जाएं या फिर आप मान लेंगे है ही नहीं, ये आएगा ही। इनफैक्ट अगर आपकी वाइफ आपको इनकरेज ना करती तो आप PWD में ट्रेसर रह जाते। हाँ, मैं एक ज़माने में लखनऊ में नौकरी की तलाश में था। हाँ। और जो उस वक्त की जो मेरे लिए सबसे ज़्यादा लुक्रेटिव वो थी ट्रेसर की जॉब थी। हाँ। PWD में, और उसकी 300 रुपये महीना मेरे लिए मतलब अल्टीमेट था। उस वक्त 300 रुपये महीना, तब 300 रुपये बहुत पैसा, बहुत बड़ी बात थी। इत्तेफाक से NSD का ये चक्कर चला और मेरा सिलेक्शन भी हो गया। तो तब भी मैं दो उसमें था कि वहाँ मेरी जॉब लगने वाली है, वो करूँ या यहाँ करूँ। तो मेरी वाइफ ने, तिशा ने मुझसे पूछा, मेरे लिए था कि तनख्वाह 300 रुपये महीना है और नेशनल स्कूल ड्रामा की स्कॉलरशिप 250 रुपये। अच्छा। तो वो 50 रुपये ज़्यादा थी। हाँ। तो उन्होंने कहा कि वो कहाँ तक जाएगी वो तुम्हारी तनख्वाह? मैंने कहा वो अल्टीमेट जो उसका है 1500 रुपये। हो सकता है इस काम में तुम जाओगे तो हो सकता है एक दिन तुम 3000 रुपये महीना कमाओ, तो इसलिए तुमको इस लाइन में जाना चाहिए क्योंकि ये इसमें तुम खुश रहोगे। हाँ। थिएटर आपकी फैमिली में रहा है। पिताजी का पारसी थिएटर था। हमीदिया पहले शुरू, हमीदिया पार्क नाम से। हाँ। पहली बार जब कंपनी खोली थी तो उसके बारे में बात करते हैं, क्योंकि आप जब छोटे थे तो नेचुरली थिएटर में ही एक तरह से पले बढ़े। जी, मेरी पैदाइश से पहले ही उन्होंने ये थिएटर शुरुआत कर दी थी। किसी की संगत में आ गए थे। जी। तो मेरे फादर की फैमिली के लिए वो एक ब्लैक शीप थे, क्योंकि सब जो थे एडमिनिस्ट्रेशन में थे। बड़े मेरे दादा जो थे वो कर्नल थे, डॉक्टर थे। अच्छा। मेरे ताया जो थे स्टेशन मास्टर थे लाहौर के। वाह। और तो और दूसरे लोग और आर्मी में थे बहुत। और मेरे फादर ने अचानक थिएटर कंपनी शुरू कर दी तो वो एक तरह से बहिष्कृत हो गए। वो उन पे मतलब कलंक लगा दिया उन्होंने। लेकिन खैर प्यार भी करते थे, सब कुछ करते थे, लेकिन उनको लगता था इसको ये काम नहीं करना चाहिए। तो जब मैं पैदा हुआ, इत्तेफाक से सीहोर में पैदा हुआ, तो कंपनी सीहोर में लगी हुई थी। फिर उस जगह को छोड़ दिया। उसके बाद मैं दोबारा सीहोर में तब गया हूँ जब मैं 60 वर्ष का हो गया। नेशनल स्कूल ड्रामा का एक मध्य प्रदेश का टूर हुआ, मैंने 3 प्ले किए थे रेपेटरी लिए। तो लेकिन अनुराधा कपूर और कीर्ति जैन मेरी सीनियर हैं, तो उनको ये तथ्य मालूम था कि मैं सीहोर में पैदा हुआ हूँ। तो उन्होंने टूर की शुरुआत जो थी 1 महीने टूर, वो सीहोर से ही की। कुछ पहचाना सा लगा? नहीं, एक तो उसके साथ कोई मेरी यादें नहीं जुड़ी हुई थी। मैं तो पैदा हुआ था, उसके बाद कंपनी आगे मूव कर गई, उससे मेरा कोई भावनात्मक लगाव नहीं हुआ मेरे सीहोर से। लेकिन उसके अलावा दूसरी जगहों से तो हुआ, जब मैं होश में आ गया भोपाल से। हाँ। जैसे भोपाल में मेरी प्रारंभिक पढ़ाई, भोपाल से बहुत लगाव रहा मेरा। भोपाल तो आप कई साल रहे भी ना? लेकिन 9th क्लास मैंने वहीं से पास की थी। उसके बाद फिर 10th क्लास करेरा गाँव एक है झांसी और शिवपुरी के बीच में, उस वक्त में बिजली भी नहीं थी। अच्छा। वहाँ से पास किया था। फिर
हायर सेकेंडरी शिवपुरी से पास किया। तो ये ऐसे टुकड़ों टुकड़ों में मेरी जो है ना एजुकेशन हुई। लेकिन थिएटर में पढ़ाई से आपकी हाँ तो अच्छी किताबें पढ़ना। हाँ तो थिएटर में मेरी मदर जो थी वो उनकी जो फर्स्ट लैंग्वेज थी वो एक तरह से उर्दू थी। अच्छा। और मेरे फादर की फर्स्ट लैंग्वेज जो थी वो पंजाबी और अंग्रेजी थी या उर्दू थी। फिर जब मैं बड़ा होने लगा तो उन्होंने कहा ये कंपनी में ये जो खाना बदोशी है इसको छोड़ना पड़ेगी। तो भोपाल में इस तरह से घर ले लिया मेरी माँ ने। तो जहाँ हम रहते थे वो पास में ढूंढ लिया उन्होंने, एक मौलाना आज़ाद लाइब्रेरी है, बहुत अच्छी लाइब्रेरी है। तो जो किताबें आती थी घर में, तो अब 4 किताबें आई तो एक किताब वो पढ़नी है, 3 किताबें पढ़ी हुई है। तो मैं भी 4th 5वीं क्लास के अंदर मैंने गोरकी को पढ़ लिया, मैंने टॉल्स्टॉय को पढ़ लिया, मैंने दोस्तोयेवस्की को पढ़ लिया, जो समझना बहुत मुश्किल है छोटे यंग माइंड के लिए। फिर बाद में इनको दोबारा पढ़ना पड़ा। और ये मैंने एक आदत डाल ली और अपने जितने स्टूडेंट्स हैं, जो मेरे प्रिय मित्र हैं, उनको हमेशा ही कहता रहता हूँ कि कोई भी किताब एक बार से ज़्यादा पढ़नी पड़ती है। बिल्कुल। उससे क्या होता है कि आप अगर वो किताब अच्छी है तो आपको दूसरी बार पढ़ने में, तीसरी बार पढ़ने में और ज़्यादा अच्छी लगेगी। और उससे आप ये भी जानेंगे कि आपने कितना ग्रो किया। संगीत में आपकी बहुत रुचि रही है, लिखने में रही है, एंड यू आर वेरी गुड इन ऑल दीज थिंग्स। व्हाई इज इट दैट यू डिडंट वांट टू बी कनेक्टेड विद दिस एज अ चाइल्ड? आप क्या करना चाहते थे? जसलीन जी कि उस वक्त मेरे अंदर बहुत ज़्यादा इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स था। जब मैं पहली बार स्कूल गया जी, सईदिया स्कूल में जब पहली बार मुझे भेजा तो मेरी माँ ने ये कहा था कि कोई भी पूछेगा तुम्हारे पिता क्या करते हैं तो ये मत बताना कि नाटक कंपनी है। अच्छा। हाँ, ये लगा कि शायद मेरे फादर कोई गलत काम करते हैं। तो मैं बहुत अच्छा स्टूडेंट होते हुए भी, बहुत ज़हीन होते हुए भी बैक बेंचर हो गया। मैं हॉकी बहुत अच्छा खेलता था और जिनके साथ मैं खेला, इकरामुर रहमान, इनामुर रहमान, वो लोग ओलंपिक्स तक पहुँचे। और लेकिन मैं कभी ऑफिशियल नहीं खेला। हाँ। क्योंकि मुझे हमेशा लगता था मैं जाके कहूँगा साहब मेरा नाम भी लिख दो। वो मैं किसी को नमस्ते भी करता था ना तो मतलब मुझे लगता था मुझे इसका प्रत्युत्तर मिलेगा या नहीं मिलेगा। बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स था। तो यही रीज़न था कि मैंने कहा थिएटर कभी नहीं करूँगा। What was your secret desire? मैं जब कॉलेज में आया मैं एयरफोर्स में जाऊँगा। अच्छा। क्योंकि मेरे ताया के बेटे मेरे चाचा जी केवल कृष्ण, केवल जी जो थे वो एयरफोर्स के पायलट थे। 1965 की वॉर में he died. Is a martyr for the country. हाँ, तो उनसे मैं बहुत प्रभावित था और मेरा दिल कहता था मैं एयरफोर्स में जाऊँ। आर्मी के लिए मतलब मैंने अप्लाई भी कर दिया। हाँ। मेडिकल में फेल हो गया। कुछ दिन बाद मुझे जो युद्ध की जो विभीषिका है और जो निरर्थकता है वो मुझे धीरे धीरे समझ में आने लगी। और फिर मेरा मन उचट गया क्योंकि मुझे लगा कि ये जो फौज है, ये युद्ध हैं, सब कुछ है, आपको लगता है बहुत ग्लोरियस है, आपको लगता है कि बहुत ही, लेकिन नहीं। मुझे इसलिए मैंने अपनी जो फिल्म बनाई है जय डेमोक्रेसी, वो एक एंटी वॉर फिल्म है। आपके साथ बहुत से लोग जुड़े हैं, पीपल हु एडमायर यू, उन्हीं में से एक हैं जो इस वक्त आपके बारे में हमसे कुछ कहना चाहते हैं। जरूर। तो आइए देखते हैं क्या कहते हैं। जय नसीब। मैं समझता हूँ तुम्हारे व्यक्तित्व की यही खूबी है कि एक बहुत ही अच्छे किस्सागो हो, और जिस तरह से तुमने कहानियों को और उपन्यासों को और अंग्रेज़ी के नाटकों को रूपांतरित किया है, उसकी जितनी तारीफ़ की जाए कम है। मैं तुम्हें बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, और अभी तुम्हें बहुत काम करना है और हम लगातार तुम्हारा काम देखते रहेंगे। अगर मैं अपने कुछ दोस्तों जो कि बहुत अच्छे दोस्त रहे हैं, शायद उसमें सबसे ऊपर अगर किसी का नाम आएगा तो वो तुम्हें ही रखना चाहूँगा। रंजीत कपूर, जैसे सलीम जावेद की जोड़ी के बारे में कहा जाता है, वैसे ही अंकुर और रंजीत की जोड़ी कहने में मुझे कोई एतराज़ नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया। आप जब छोटे थे या जब व्हेन यू वर इन योर यूथ, आप किस तरह की लिटरेचर पढ़ना पसंद करते थे? ये लगन की बात होती है। मेरी माँ ने मुझे कभी उर्दू नहीं सिखाई। अच्छा। बैठ के ये अलिफ होता है, ये बे होता था, अपने अंदर ही था। हाँ। मैंने पता नहीं कैसे सीख ली। इस हद तक सीख ली कि मैं 6ठी क्लास में पढ़ता था तो हमारे मकान मालिक थे, उनके बेटे को मैं, वो दूसरी क्लास में था, उसको मैं उर्दू पढ़ाता था। उर्दू लिटरेचर मुझे बहुत अच्छा लगता था, ख़ासतौर पर उर्दू मज़ाह। अच्छा। तो पतरस और शफीकुर रहमान, शौकत थानवी, कन्हैया लाल कपूर,
और ये इन सबको पढ़ के इतना मज़ा आता था, हिजाब इम्तियाज़ अली ताज। हाँ। तो फिर हिंदी में मुझे उनके वो मिल गए, हरिशंकर परसाई, शरद जोशी, अपना रविन्द्रनाथ त्यागी, ये जो हिंदी के जो थे लोग, इनको भी मैंने पढ़ना शुरू किया। और मैं इनमें सबसे ज़्यादा अगर प्रभावित हुआ हिंदी में हरिशंकर परसाई और शरद जोशी से। अच्छा। और इस हद तक प्रभावित हुआ कि एक बार मैं जबलपुर गया तो हरिशंकर प्रसाद जी से मिलने भी गया। हाँ। और शरद जोशी जी से तो काफ़ी मेरे घनिष्ठता रही। बहुत 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 प्यारे इंसान थे, मुझे बहुत प्यार करते थे। तो मैं इस मामले में बहुत लकी रहा कि मुझे ये सब ये बड़े बड़े जो लोग हैं उनका मुझे आशीर्वाद मिला, मुझे सानिध्य मिला। उर्दू में भी सेम शायरों में, चाहे वो कैफी आज़मी हो, मजरूर सुल्तानपुरी हो, नूर लखनवी हो। आपने शायरी भी शुरू कर दी थी जी जी। कुछ याद है उसमें से? हाँ याद है, कुछ सुनाइए ना कुछ। पहले से शुरुआत की थी मैंने हिंदी कविता से। अच्छा। 9th क्लास में था मैं। री कोयल तू क्यों गाती है, बस कुछ दिन का ही वसंत है, पतझड़ की छाया अनंत है, पत्तों का रोना सुनकर भी गीत मिलन के क्यों गाती है, री कोयल तू क्यों गाती है। मुझको तो ये सरसों लगती जैसे रोगी की आंखें हों, और बसंती हवा के जैसे मरने वालों की सांसें हो। बड़ी निराशावादी, बट डार्क। लेकिन उसके बाद फिर बहुत चेंज आया। और फिर जो उर्दू शायरी की, उर्दू का मतलब है गज़ल अगर आप करना चाह रहे हैं तो कुछ तो फिर रोमांटिक होना ही होगा उसको। जब से पाया है तुझ में प्यार का रंग, मैं ज़माने के रंग भूल गया, बेखुदी माफ़ हो मेरी ये दोस्त, तुझसे मिलने का ढंग भूल गया। वाह, बहुत खूब। हाँ, मुझे बहुत लोगों ने प्रोत्साहित किया। और उसमें सबसे बड़ा नाम मेरे लिए जो थे वो डॉक्टर परशुराम शुक्ल विरही। जब मैंने पहली कहानी नींद लिखी थी तो मैं छापने से पहले पता नहीं क्या सूझा मुझे उनको पढ़ने के लिए दी कि आप मुझे इसकी इस्लाह इस कहानी पर कर दीजिए नींद पे। तो दूसरे दिन उन्होंने मुझे वापस की, रंजीत बहुत अच्छी कहानी है, मुझे लगता है कि आखिरी की लाइन जो है ना ये कहानी को कमज़ोर कर रही है। क्या बात कर रहे हैं, ये लास्ट की लाइन तो मेरी पंच लाइन है, ये कैसे इन्होंने कह दिया, मनी मन चल रहा है। हाँ? और मैंने कहा ये तो मेरी लाइन में काटूंगा ही नहीं। लेकिन जब भेजने से पहले भगवान ने सद्बुद्धि दी, अगर ये कहानी छप गई कि मैंने कहा था ये लाइन काट दे, उसने नहीं काटी तो ये उनका अपमान होगा। मैंने लाइन काट दी, भेजी, छप गई, तो मैं बाल बाल बचा। तो वो मेरे पहले जिसे कहना चाहिए काव्यगत गुरु। और अभी भी मैं उनको बहुत, अभी मेरी बहन की वजह से, सीमा की वजह से वो शिवपुरी में मिली, ही इज 90+, उनको मेरी याद है। और मुझसे बात की, फ़ोन पे बात हुई, मैं रोने लगा। अभी भी याद करते हुए उनको रोना है। गुरु, मैं बहुत लकी रहा, मुझे ऐसे गुरु भी ऐसे मिले। इसका श्रेय जाता है मेरी बहन को, सीमा को, कि वो उनसे मिली। शी इज़ ऑल्सो वेरी इमोशनल। सीमा, हाँ, बहुत अच्छा लिखती, मुझसे अच्छा लिखती है। आपने सीमा जी की बात की तो अन्नू जी की बात कैसे ना हो, एंड आपकी यंगर ब्रदर निखिल की बात कैसे ना हो, क्योंकि वो यू क्लोज नेट बिकॉज आप सबसे बड़े रहे हैं। जी जी जी। अन्नू मुझसे बहुत छोटा है, 9 साल छोटा है। मैं भूलता नहीं हूँ कि मैं एक बार भोपाल में पढ़ रहा था, तो मेरे पर्स था एक प्लास्टिक का 2 रुपए वाला, उसके अंदर फोटो लगा रखी थी, उसमें मैंने अन्नू की, वो ऐसा खड़ा हुआ है। मैं बिल्कुल बच्चों की तरह छुप के उसको चूमता रहता था, इतना प्यार करता था। हाँ। जब हम शिवपुरी में रहते थे तो वहाँ एक टकरा गया, वहाँ की 2 मिशनरीज थी, तो उनके साथ वो, उसने बाइबल शायद कितनी बार पढ़ी है उसने बाइबल। अच्छा। हाँ, और उसने बहुत, तो उनके लेके वो स्टैंडर्ड होटल था, वहाँ खड़ा हो जाता था, उधर से जो लोग गुजरते थे तो शाम बुक्स होती थी, बाइबल होती थी, तो वो बेचता रहता था। एक बार मैं उसको मैंने कुछ काम बोला था कि मेरा ये काम कर देना, तो कहता अच्छा ठीक है। तो मैं चला गया, शाम को मैं लौटा तो वो काम उसने नहीं किया था, तो मैं उस पर उबल पड़ा। उसके हाथ में बाइबल थी कि मैं इसके लिए गया हुआ था। तो मैंने कहा कि अपना धर्म तो निभाते नहीं, संभलता नहीं है। मेरे फादर उठे, मुझे एक झापड़ लाया। मेरी ज़िंदगी में 2 बार उन्होंने मारा है, दोनों बार अन्नू की वजह से मारा है। मुझ पर जो थप्पड़ पड़ा, कहते हैं जी तुमने एक कविता लिखी थी, मैंने कविता लिखी थी गॉड के अगेंस्ट, जिसे कहते हैं ना कि मैन इज द बेस्ट क्रिएशन ऑफ गॉड, तो उसका उल्टा ये था कि गॉड इज द वर्स्ट क्रिएशन ऑफ मैन। मैंने ऐसी कविता लिखी थी, तो वो उसको अप्रिशिएट करते थे। तो कहते मैं तुम्हारी वो कविता मैं अप्रिशिएट करता हूँ, लेकिन इससे तुमको ये लाइसेंस नहीं मिल जाता कि तुम किसी दूसरे के धर्म की बेइज्जती करो। कितनी बड़ी बात है। उसको अगर उसमें विश्वास है तो उसमें उसकी इज्जत करता, तुमको ये अधिकार नहीं है तुम उसकी बेइज्जती करो। एंड व्हाट लेसन्स।
जिंदगी को भूल नहीं सकते। How did these lessons help you in your life as a theatre director? कभी मेरा ये एटीट्यूड रहा ही नहीं है कि मैं डायरेक्टर हूँ, जैसे मैं कह रहा हूँ वैसा करो, इधर से उधर जाओ, उधर से ना। मैं ये कहता हूँ मैं डायरेक्टर हूँ ही नहीं, मैं सिलेक्टर हूँ। आप क्रिएट कीजिए, उसमें जो बेस्ट होगा वो मैं सिलेक्ट करके याद रखूँगा। आप कुछ और चेंज करेंगे तो मैं कहूँगा नहीं ये अच्छा था, इसको आप रिटेन कीजिए, इसको आप कंटिन्यू कीजिए। जब मुझे अच्छा नहीं लगेगा कोई, मैं आपको कहूँगा ये मत कीजिए, कोई दूसरा ट्राई कीजिए। क्योंकि थिएटर जो है ना एक चिरंतन एक प्रक्रिया है, कभी भी दोष वो एक जैसे नहीं होते हैं, नहीं हो सकते। हाँ, इसीलिए महाराष्ट्र में एक बड़ा अच्छा प्रयोग किया जाता है। ये नहीं कि आज हमारा 25वां शो है, ऐसे नहीं बोलते, वो कहते हैं आज हमारा 25वां प्रयोग है, और आप रोल कर रहे हैं आज, और आपसे एक्टर से एक कुछ गलती हो गई, और वो छटपटाएगा, रात भर सो नहीं पाएगा कि वो लाइन कैसे छूट गई है, शब्द ने कैसे बदले, रात भर प्रैक्टिस करेगा, दूसरे दिन जाकर फिर परफॉर्म करेगा, कुछ दूसरी जगह से गलती हो जाएगी, उससे नहीं होगी, किसी और से हो जाएगी, अब उसको संभालने का। तो ये एक जो परपेचुअल, ये एक जो कंटिन्यूस एक जो प्रोसेस थिएटर का जो है ना, ये इसकी ताकत भी है हमेशा। तो ये जो है ना, ये मुझे बहुत फैसिनेट करती है, कब के लगातार आप जो है ग्रो कर रहे हैं, लगातार आप सिर्फ बेहतर एक्टर नहीं, आप एक बेहतर इंसान बनने की भी प्रक्रिया में हैं। जब आपने थिएटर और सिनेमा को कंपेयर किया था, आपने कहा था थिएटर इज लाइक अ न्यूज़पेपर, आपने उसको पढ़ लिया, बट सिनेमा इज लाइक अ बुक, इट इज फॉरएवर। इज दैट व्हाट ड्रोव यू टुवर्ड्स सिनेमा? सिनेमा मुझे फैसिनेट करता था और मैं बनाना भी चाहता था, लेकिन और मुझे छोटे छोटे चांसेस भी मिले, तो लेकिन वो उसके साथ कुछ शर्तें जुड़ी हुई थी कि मतलब वो चाहते थे कि जैसा वो चाहते हैं वैसा मैं बनाऊं, तो वो मैं नहीं चाहता था, क्योंकि थिएटर के अंदर जो मुझे लिबर्टी मिलती थी, जो फ्रीडम मिलती थी, और जो मैं जिसको एंजॉय करता था, उसकी मुझे आदत पड़ी हुई थी। इसीलिए मैं पहली फिल्म बना पाया मैं 60 बरस की उम्र में, जो चिंटू जी मैंने बनाई है, क्योंकि मुझे बॉबी बेदी जो मेरे प्रोड्यूसर हैं, उन्होंने मुझे फ्री हैंड दिया, वो क्रिएटिव फ्रीडम जो मुझे चाहिए थी वो मिली। तो मुझे, मेरे पास चूंकि विकल्प था, थिएटर था, तो सिनेमा का शौक होते हुए भी वो मैं ऑब्सेस्ड नहीं हुआ सिनेमा से। टेरेस मैन ने शायद कहा है कि सिनेमा आपको फेम देता है, टेलीविजन आपको पैसा देता है, और थिएटर आपको एक्सीलेंस देता है, इट मेक्स यू गुड। मैं एक और चीज़ कहता हूँ, इसमें ऐड करना चाहता हूँ। हाँ। रंगमंच एक ऐसे जहाँ आप अपने सही कदों काम उसमें और फ्लैश एंड ब्लड के साथ मौजूद होते हैं। बहुत खूब बात कही आपने। थिएटर इज माई फर्स्ट लव, थिएटर विल बी माई फर्स्ट लव। तो आपको थिएटर के लिए जब आप लिखते हैं, प्ले लिखते हैं और स्क्रीन प्ले लिखते हैं, उसमें क्या फ़र्क लगा? रंगमंच ज़्यादातर आश्रित होता है स्पोकन वर्ड पे, राइट, दो व्यक्ति संवाद, संवाद। लेकिन मैंने तो कोशिश ये की कि थिएटर में भी मैं शब्दों को कम से कम कर दूं और विजुअल्स को और ज़्यादा बढ़ा दूं। बेगम का तकिया मेरा प्ले है, मुख्यमंत्री भी मेरा प्ले है, उसके बाद भी और भी कई मैंने प्लेस किए जिसमें अगर शब्द भी हैं, लेकिन उसके साथ उसके विजुअल्स भी जो हैं वो उसको कहीं ना कहीं वो करते हैं, कॉम्प्लीमेंट करते हैं। जहाँ लिरिक्स की बात आई थी, बेगम तकिया के गाने लिखने थे मुझको 77, तो कंटेम्प्रेरी सिचुएशन है, लेकिन शब्द ऐसे होने चाहिए कि लगे कि नहीं ये फोक है। तो उसमें मेरा गाना था, जो ये मुझे ऐसा लगता है कि ये चैलेंजेस थे मेरे सामने, और मेरे सामने जो आदर्श थे वो हबीब साहब थे। तो ये गाना है कि थोड़े दिनों में बहुत दूर तक हमने घूम जमाना देखा, ऊपर से तो मीठे बोले नस नस में बेईमाना देखा, बंद होते नहीं चोर हिंद में, डाकू कर रहे शोर हिंद में, हाँ डाकू कर रहे शोर हिंद में, बढ़ गए रिश्वत खोर हिंद में, हर एक चौकी थाना देखा, ऊपर से तो मीठे बोले नस नस में बेईमाना देखा। अच्छा, इसी तरह जब ट्रांसलेट करते हैं, जैसे आपने मोलियर को किया, आपने बर्टोल्ट ब्रेख्ट को किया, इनफैक्ट ब्रेख्ट किया, सार्त्र को किया, काफका को किया, एनोई को किया, इनफैक्ट आपने अपनी बेटी का नाम शायद ब्रेख्ट के प्लेस से, हाँ, ग्रुशा कॉकेशियन चौक सर की। देखिए, रेपुटेशन का मतलब सिर्फ ये नहीं कि अगर उसका नाम जॉर्ज है तो आपने उसका नाम जगदीश रख दिया। यहाँ उसकी जो आत्मा है, अगर उसने उसको अगर आपने पकड़ लिया, जैसे मेरा प्ले है जो अमेरिकन प्ले, उसका इथॉस जो है ना वो इतना इंडियन है, यू कैन टेक इट विद यू, तो मेरा सब ठाट पड़ा रह जाएगा। तो उसका इक्विवेलेंट ढूंढना, और उनको जो चरित्र हैं वो उनको हम ऐसे लगे कि इसी मिट्टी से उपजे हुए हैं। नेकरसो
प्ले था सार्थ का, इट वाज हिज ओनली कॉमेडी। सार्थ ने कोई कॉमेडी इतना सीरियस फिलॉसफर रहा है वो आदमी, उनका एक नेक्रासो प्ले था फार से रादर, तो उसको नहीं कर सकता मैं, अडेप्ट नहीं कर सकता, उसको ट्रांसलेट ही किया जाएगा। लेकिन ऐसा कौन सा वर्क है जिस पर आप काम करना चाहते हैं जो आपको लगता है बहुत चैलेंजिंग है? वो हजारों ख्वाहिशें वाली बात है रंजीन जी। 100 साल पुराना प्ले है फैंटम ऑफ द ओपेरा, और ऐसे और भी प्ले, कार्मन स्पेनिश। अभी मतलब इतनी लंबी फहरिस्त है कि मैं अभी गिना नहीं पाऊंगा। कार्मन को लेके एक जो कोरियोग्राफी में जो मुझे बहुत प्यारा है, विक्रम मोहन का नाम लूँगा, वो बहुत प्यारा इंसान है, और स्पेनिश उसने स्पेन में सीखा हुआ है, फ्लैमिंगो वगैरह, तो उसके साथ मैंने तय किया था कि मैं करूँगा कार्मन। तो एक तो कोविड ने ना बहुत ये अन्याय किया हम जैसे लोगों से, 2-2.5 साल जो है ना ये छीन लिए हमसे, और ख़ासतौर पे ऐसे हम लोग जो कि बिल्कुल उम्र के उस पर हैं जहाँ के हमारा वक्त जा रहा है बिल्कुल। आपने कभी ये सोचा कि आप जो आपकी पैदाइश है पारसी थिएटर, टू गो बैक टू दैट जस्ट फॉर ओल्ड टाइम से, कभी आपको लगा? 2012 में मुझसे अनुराधा जी थी, उन्होंने मुझसे कहा कि सीन वर्क करो पारसी थिएटर पे। मुंशी दिल लखनवी की स्क्रिप्ट है, लैला मजनू की, वो हाइट ऑफ मेलोड्रामा इन इंडियन कॉन्टेक्स्ट बोल रहा हूँ, म्यूजिकल इतना अच्छा, लोगों की आंखों में आंसू आ जाते हैं। अभी भी उस दिन आ गए थे जिस शो हुआ था, तो बहुत बहुत लोगों को छूता है म्यूजिक, क्योंकि बहुत पावरफुल होता है, चाहे वो 100 साल पुरानी बंदिश है। तो आप तो माँ से सुनते रहते थे? नहीं, कंपनी में सुनता रहता। माँ से तो, माँ तो मेरी बाकायदा शागिर्द थी किराने घराने की, तो उनसे तो मैं वो बंदिशें सुनता था। तो मेरी पूरी फैमिली, मेरी बेटी, मेरी सेकंड वाइफ NSD से है, मधु है, उनका बेटे हैं, दोनों उससे बेटे इंशा ईशान, बहुत टैलेंटेड लोग हैं, वो भी डायरेक्टर्स हैं, वो भी एड फिल्म बनाते हैं, और मेरा सबसे छोटा बेटा अन्या। मैंने सबके नाम जो है इस तरह से रखे हैं, मैं उनको अच्छी अच्छी फिल्में बोलता हूँ, ये फिल्में देखो। और वो एक बात बहुत अच्छी है, मैं बहुत लकी हूँ, मेरे बच्चे ऐसे हैं कि वो मेरी इतनी रिस्पेक्ट करते हैं, प्यार करते हैं, और मैं जो सजेशन देता हूँ उसको करते भी हैं, अमल करते हैं उसके ऊपर। हमारे साथ ज़िंदगी में ऐसे दोस्त अहबाब जुड़ जाते हैं हु हैव सो मच टू से अबाउट अस। ऐसे ही आपके एक फ़ैन है जो आपके बारे में कुछ कहना चाहते हैं, तो आइए देखिए। रंजीत भाई की जो एक बहुत बड़ी खासियत है वो ये है कि उनका जो भी नाटक होता है वो पब्लिक को बहुत पसंद आता है। उन्हें कहते हैं कि वो हमेशा हिट प्ले करते हैं, और उनके नाटक ऐसे होते हैं कि वो आम दर्शक से लेकर के जो बहुत ही बुद्धिजीवी किस्म का दर्शक होता है उस तक को वो पसंद आते हैं, उनको वो अट्रैक्ट करते हैं। लेकिन रंजीत भाई की जो एक और बात है कि वो इतने सज्जन, इतने क्या कहते हैं सरल सहज आदमी हैं कि उनके साथ आपको काम करने में बहुत मज़ा आता है, उनके साथ बात करने में बहुत मज़ा आता है, और उम्मीद है कि आगे भी ज़िंदगी में उनके साथ मुझे काम करने का मौका मिलता रहेगा। आपसे बहुत लोग इंस्पायर होते हैं, तो अगर आप अपने स्टूडेंट्स को या अपने एडमायरर्स को एक बात कुछ कहना चाहें तो क्या कहेंगे? मैं ये कहता हूँ कि अगर वो अंदर से अगर है आप बना हुआ है तो आपको कोई रोक नहीं सकता। मेहनत तो करनी पड़ेगी, हर कोई बिना मेहनत के काम होता नहीं है, लेकिन ह्यूमिलिटी बहुत ज़रूरी है। अपने आप को सिर्फ ये होता है ना कि अगर आपने एक प्ले कर लिया और अपने आप को समझ लगते हैं कि आप बहुत बड़े एक्टर हो गए, ये नहीं होता। तो ये ह्यूमिलिटी बहुत ज़रूरी है किसी भी कलाकार के अंदर। पढ़ना बहुत ज़रूरी है, अच्छा देखना बहुत ज़रूरी है, और हमेशा अपने आप को री-इन्वेंट करना है, रीडिस्कवर करना, ये बहुत ज़रूरी है। These are very important life lessons. I'm sure जो आपको आज देख रहे हैं वो इन बातों को समझेंगे और जज्ब करेंगे, और आपका हम बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहते हैं आज आप हमारे प्रोग्राम में आए। थैंक यू सो मच। मैं भी बहुत बहुत आपका शुक्रगुजार हूँ, और बहुत इंस्पायरिंग रहा आपका। आपने कहाँ से ढूंढ के जो चीज़ें मेरे लिए निकालनी, तो मुझे बोलने के लिए आपने अवसर दिया। ऐसा कुछ नहीं, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। और हमें उम्मीद है कि आपको भी हमारा ये प्रोग्राम ज़रूर पसंद आया होगा। अगली बार तक के लिए नमस्कार।